देखो पिछले पिछले क्लास में हमने ये देखा था, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में देखेंगे तो कितना आएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट चार्ज का वैल्यू है। ठीक है, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये हमें याद रहना चाहिए, वी ए माइनस वी बी को हम लोग इस चार तरीके से लिख सकते हैं। ये जो पहला दो तरीका है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में है, ये जो पहला दो लिखा है मैंने ये इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में लिखा है, और ये जो नीचे का दो है ये एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिखा है। और हमें पता है यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा है? कंजर्वेटिव है, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वी ए माइनस वी बी को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय क्यू नॉट। ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते वर्क डन है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स के चलते वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू नॉट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म याद रहना चाहिए। इसके बाद हमने ये पॉइंट, पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था, उसके बाद हमने देखा कि किसी पॉइंट ए पर हम लोग पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग हमने क्या किया था, ये पॉइंट बी को मान लिया था इन्फिनिटी पे, पॉइंट बी को हमने क्या बना दिया था रेफरेंस पॉइंट। ये वी बी क्या हो गया? जीरो, तो बचा क्या? वी ए, है ना। ये पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया था, है ना, टेकन बी एट इंफिनिटी। हमने मान लिया हमारा पॉइंट बी इंफिनिटी पे, तो पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा? जीरो। यहां से देखो ये हमें पोटेंशियल एट ए क्या मिल रहा था, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। या इसी चीज को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, है ना, बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए बाय क्यू नॉट, है ना। अब इसी चीज को हम लोग नेगेटिव टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए बाय क्यू नॉट। इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इंफिनिटी बाय ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इंफिनिटी बाय क्यू नॉट, है ना। इसको रिवर्स करते हैं तो ये माइनस का साइन आ जाता है। सृष्टि क्लियर है? यहां तक ये सब पिछले क्लास में बता दिया था। गुड, वेरी गुड, है ना। ये सब अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब एग्जाम में ना एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए, बोलेगा पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और क्या निकालना है? वर्क डन, है ना। वर्क डन बाई फर्स्ट दे रखा है पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायर, पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम फर्स्ट पार्ट है हायर टू लोअर पोटेंशियल, वर्क डन क्या होगा बताना है। सेकंड,
लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, इसमें वर्क डन बताना है। देखो हमें कह रहा है कि हमें वर्क डन बताना है, कब बताना है? तो पॉजिटिव चार्ज के चलते, पहले पॉजिटिव चार्ज के चलते। तो जब पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तब उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और जब ये पॉजिटिव चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा तब उस केस में वर्क डन क्या होगा? और मान लो हमें बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जल्दी से बताओ, आंसर करो फास्ट, है ना? कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? तो देखो यहाँ पे वर्क डन किसके चलते पूछ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के चलते पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला बनाया जाए यहाँ पे, सोचो। हमें ये दिख रहा है, एक ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वाला वर्क वी ए माइनस वी बी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ये वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, चार्ज को देखो कहां से कहां ले जा रहे हैं, बी से ए पर, है ना। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू, ये वर्क है किसके चलते, एक्सटर्नल फोर्स के चलते, और ये किसके बराबर आ रहा है, दैट इज वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट। इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट। अब सोचो, इतना हिंट दे दिया, हमें यही निकालना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसा है ये तो समझ में आ रहा है ना, सृष्टि क्लियर है ना यहां तक? गुड। अब यहां से सोच लो, बस ध्यान रखना यहां क्या लिखा हुआ है, चार्ज कहां से कहां जा रहा है, बी से, तो इसको ड्रॉ कर लो तो सोचने में आसानी होगा। चार्ज कहां से कहां ले जा रहे हैं हम लोग, बी से ए पर ले जा रहे हैं, यानी बी हमारा इनिशियल पोजीशन है, ए हमारा फाइनल पोजीशन। तो अब देख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving the positive charge, work done by external force in moving the positive charge, in moving the positive charge from, in moving the positive charge from higher to lower potential। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हायर से लोअर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं, हायर से लोअर पे ले जा रहे हैं, यानी पॉइंट बी का पोटेंशियल मान लो वी बी है, पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लो वी ए है। तो ये फर्स्ट केस में क्या है, चार्ज को हायर से लोअर पे ले जा रहे हैं, यानी वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। चार्ज को हायर से लोअर पे ले जा रहे हैं, हायर से लोअर पे ले जा रहे हैं, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ये सब उठा के इस फॉर्मूला में पुट कर दो, है ना। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में पुट कर दो। अब देखो ये वी बी क्या है, वी ए से ज्यादा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक? उसी तरह से देखो नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, चार्ज को हम लोग लोअर से हायर पोटेंशियल पे ले गए, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देख लो, कह रहा है चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं, यानी लोअर टू हायर,
यानी पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है पॉइंट ए के पोटेंशियल से, लोअर से हायर पे ले जा रहे हैं। तो अब ये सब वैल्यू उठा के पुट करो। देखो वी बी छोटा है, वी ए बड़ा है, वी ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो लार्ज वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे, ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा। और चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से चेक किया जाता है फॉर्मूला की मदद से। सृष्टि क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, नोट कर लो यहाँ तक, नोट करो इसको जल्दी से। है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये एमसीक्यू में दिया रहता है ये सब, ठीक है, करेंगे इस पे क्वेश्चन। वर्क का साइन पूछता है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो हमें बस फॉर्मूला में पुट करके चेक कर लेना है। यहां तक नोट कर लेना तो बताना। नोट कर लेना सृष्टि यहां तक। गुड गुड। अब जैसे हमने ये पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा, समझ में आ रहा है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए भी देख सकते हैं, है कि नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग नेगेटिव चार्ज, इन मूविंग नेगेटिव चार्ज फ्रॉम केस ए क्या है हमारा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे देखेंगे वर्क डन क्या आएगा, और बी हमारा क्या है, लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे देखेंगे वर्क डन क्या आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो केस ए में क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इसका ट्रिक है, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव आया था ना, पॉजिटिव चार्ज के केस में, हायर टू लोअर के केस में क्या आया था, नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका उल्टा आएगा, ये याद रखना, पॉजिटिव। और यहाँ पे लोअर टू हायर के केस में क्या आया था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पक्का क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ये देखो केस वन क्या है, हायर टू लोअर, यानी चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, यानी वीबी ज्यादा है वीए से केस ए में, तो यहाँ पुट करो, ये देखो वीबी का वैल्यू ज्यादा है वीए से, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और हमारा चार्ज भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरे केस में देख लो, चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, लोअर से हायर, है ना, लोअर से हायर पे जा रहा है, यानी वीबी का वैल्यू कम है वीए से, वीबी का वैल्यू कम है वीए से, यानी ये पॉजिटिव आएगा, वीए माइनस वीबी, और चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सृष्टि यहां तक? तो इसको भी नोट कर लो। है ना, नोट कर लेना तो बताना। हो गया ना। अब होमवर्क में क्या करना ना, जैसे हमने ये वर्क डन निकाला ना, किसके चलते, एक्सटर्नल फोर्स के चलते। पहले हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों केस देखा, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए दोनों केस देखा। अब तुम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए
होमवर्क में सॉल्व कर लेना, है ना। अभी जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन निकाला, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते भी कुछ वर्क डन आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट, है ना। वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देखो क्या रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VA माइनस VB, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते वर्क डन का, ठीक है। अब यहां पे देख लो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है हायर टू लोअर। अब देखो चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं, A से B पे, है ना, A से B पे ले जा रहे हैं। और फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, हायर टू लोअर पे ले गए, यानी फर्स्ट केस में VA का वैल्यू ज्यादा है VB से, और ये पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, है ना। VA का वैल्यू ज्यादा है VB से, तो ये देखो VA ज्यादा है VB से, तो VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा, और हमारा चार्ज भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका भी ट्रिक है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो भी पढ़ा था ना, ये जितना भी वर्क डन आया, इसका ऑपोजिट आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते। जैसे यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वर्क डन आएगा। बस उल्टा कर देना है, और बाकी इस फॉर्मूला से चेक कर लेना, जल्दी से नोट कर लो इसको भी। बाकी तुम होमवर्क में ये फॉर्मूला अप्लाई कर करके सारा चेक कर लेना, जो लिखा है वही आएगा। सृष्टि क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लेना यहाँ तक तो बताना। हो गया ना? गुड। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving a charge, in moving a charge, in moving a charge Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, है ना। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है, तो उसको पहले कूलम में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट में। 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी to a point, from infinity to a point where, from infinity to a point where electric potential is 10 raised to the power 4 volt। सॉल्व करो, बच जाना चाहिए, है ना। सारा वर्क डन हम का फॉर्मूला हमने देख ही लिया है। यहाँ पे देखो चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो वर्क डन हमें बताना है। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है वर्क डन, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
कितना आंसर आ रहा है बताओ सृष्टि? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम लोग? दैट इज, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, बस इसी फॉर्मूला से वर्क डन निकालेंगे। यहां से देख लो क्या आ रहा है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वी ए इंटू क्यू नॉट। वी ए इंटू क्यू नॉट आ गया है ना, यहाँ पे दे रखा है ना, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल फोर्स के चलते इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज का वैल्यू हमें दे रखा है फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से, है ना, कोई क्यू चार्ज को, है ना, ये क्यू चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से कहाँ लेकर जा रहे हैं, किसी पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, उस पॉइंट को ए बोल दो। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस फॉर्मूला में सीधे अप्लाई कर देंगे, खत्म, आ गया आंसर, है ना। इसको क्यू लिख दो, वी ए इंटू क्यू। देखो वी ए का वैल्यू हमें दे रखा है, पॉइंट ए का पोटेंशियल बता रखा था ना, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, 10 का पावर 4 वोल्ट, लिख दो यहाँ पे वी ए की जगह 10 का पावर 4, और क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, दैट इज 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, है ना। ये जो क्यू का वैल्यू है, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा था क्यू, 2 माइक्रो कूलम, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। ये पुट करके सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ गया 2 इंटू 10 का पावर -2 जूल आएगा। ये सारा चीज हमने ऐसा यूनिट में पुट किया है, तो आंसर हमारा जूल में आएगा। सृष्टि क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अरे ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बोल रखा था चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे जा रहा है, तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे चार्ज आ रहा है और एक्सटर्नल फोर्स के चलते वर्क डन निकालना था, ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता था, यहाँ से हमने ये वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। तो वो सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम तक नहीं याद रहेगा, ठीक है। चलो इसको रब कर दे रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमने किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना किसी पॉइंट पे, याद आ रहा है ना, ये हमने पढ़ा था कि हमें किसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पे मान लो पॉइंट पी है, और यहाँ पे हमने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब उसी तरीके से हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग दो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां पर मान लो किसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पे हमें ये क्यू चार्ज दे रखा है। अब इस चार्ज से मान लो हमें आर डिस्टेंस पे, इस चार्ज से मान लो ये आर डिस्टेंस पर हमें दे रखा है पॉइंट ए, और हमें इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट ए है वहां पे ये पोटेंशियल पता करना है कि वी ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और हमें पता है, ये बात बताया था ना कि कभी भी किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना होता है तो हमें अपना रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका पोटेंशियल 0 होगा,
और मैंने बताया था कि बाई कन्वेंशन वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहाँ पे लेते हैं, इन्फिनिटी पे लेते हैं, ठीक है। मान लो यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है ना, ये इन्फिनिटी पे हमने एक पॉइंट लिया और हमें पता है ये वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी पे जो पॉइंट लेंगे उसका पोटेंशियल जीरो होगा। अब ध्यान दो, हमें पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालना है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था एक्सटर्नल फोर्स वाला, उसको यूज करके पोटेंशियल बता सकते हैं, है ना। हमें पता है ना वी ए क्या होता है, नाउ हमें पता है वी ए पोटेंशियल एट ए, अभी हमने देखा था क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ऐसे लिख सकते हैं ना सृष्टि, क्लियर है ना यहां तक। अभी ये थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला लिखा था, क्लियर है ना ये, गुड, नोट करो यहां तक। यहां तक नोट कर लो, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। हो गया ना, नोट कर लेना यहां तक, गुड। अब देखो जैसे हमें पता है ना ये वर्क डन क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी टू ए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर अगर मैं ए टू इन्फिनिटी लिख देता हूं तो बस आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, है कि नहीं। देखो हमें ये बात पता है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके बराबर होता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, इसके आगे माइनस लगा दो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी बाई एक्सटर्नल फोर्स। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, बस मैंने इसको रिवर्स कर दिया, इन्फिनिटी टू ए की जगह क्या लिख दिया, ए टू इन्फिनिटी, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ही निकाल रहे हैं, तो आगे हम लोग माइनस साइन लगा सकते हैं और ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होगा। क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, मान लो ये चार्ज क्यू है, तो मान लो इस चार्ज क्यू पर है ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, है ना। और हमें पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। और ये चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से, इस वर्क डन को देखोगे तो यहाँ पे चार्ज ए से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, ए से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल गया एक तरह से, फिर उसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वर्क डन है वो इसके बराबर है, तो हम लोग ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी बाई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल गया, और इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें पोटेंशियल एट ए मिल जाएगा। सृष्टि क्लियर है ना ये सब जो भी बोल रहा हूँ, गुड। ये देखो वर्क डन, हमें चार्ज को कहां से कहां ले जाना है, ए से इन्फिनिटी पे, ये वाला वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी,
और ये जो चार्ज मूव करेगा ए से इन्फिनिटी पे बहुत स्लोली जाएगा, है ना, चार्ज विल, है ना, तो हमें ये वर्क डन निकालना है ना, तो इसको लिख देता हूँ, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो ये वाला वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और हमें पता है चार्ज विल मूव वेरी स्लोली। यहाँ पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है ना, तो चार्ज विल मूव वेरी स्लोली। हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि चार्ज बहुत धीरे धीरे ए से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, ये वर्क डन कैलकुलेट करो। अब इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो, हमें पता है ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये पिछले क्लास में ही बता दिया था। कंजर्वेटिव फोर्स के चलते जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बस किस रास्ते से ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं या किस रास्ते से हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यह हमें पता है ना, वर्क, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और ये भी मैंने बताया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लगता है उसके चलते भी वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इधर इसको ध्यान से समझना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो वर्क डन होगा ना, जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा ए इनिशियल पोजीशन है, ये इन्फिनिटी हमारा फाइनल पोजीशन है। अब चाहे चार्ज को ऐसे ऐसे किसी जिगजैग पाथ पे यहाँ लेकर आओ, ठीक है, या चार्ज, ये पाथ 1 है हमारा, या चार्ज को बिल्कुल स्ट्रेट ले आओ, ये पाथ 2 है हमारा, और ये मान लो ये भी एक जिगजैग पाथ है, चार्ज को या इस पाथ पे ले आओ, ये पाथ 3 है। चाहे आप चार्ज को ए से इन्फिनिटी पर इस पाथ 1 से लेकर आओ, चाहे पाथ 2 से लेकर आओ, चाहे पाथ 3 से लेकर आओ, वर्क डन तीनों केस में सेम ही होगा। ये पिछले ही क्लास में बता दिया था, W1 will be equal to W2 equal to W3. This is the work done by external force which is acting against the conservative force. तो हमें दिख रहा है ना, सबसे जब तीनों पाथ में वर्क डन सेम ही होगा तो हम लोग सबसे इजी वाला पाथ चुनेंगे, हम लोग सबसे इजी वाला पाथ चुनेंगे। और सबसे इजी वाला पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन, ए से इन्फिनिटी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो वाला पाथ चुन लेंगे और उसी पाथ को यूज करके ये वर्क डन निकालेंगे। आप कोई भी पाथ ले सकते हो, वर्क डन सेम ही आएगा। तो हम लोग कौन सा पाथ चुनेंगे, ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ चुनेंगे, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? अभी देखो समझ में आएगा ये और अच्छे से। अब ध्यान दो, हमें यही वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी बाई एक्सटर्नल फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। अब तुम ये बताओ कि जब चार्ज ए से इन्फिनिटी पे मूव करेगा तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? जब यहां पर मान लो पॉइंट ए पर है ना, ये चार्ज क्यू है, जब ये चार्ज क्यू ए से इन्फिनिटी पे मूव करेगा और हमने स्ट्रेट पाथ चुना, इसको स्ट्रेट पाथ पे ले जाएंगे हम लोग, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? जल्दी बताओ, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट रहेगा या उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा ना। इस स्मॉल क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा कौन रहा है, कैपिटल क्यू चार्ज लगा रहा है ना। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो, के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू का भी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे जैसे स्मॉल आर का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू चेंज होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है,
सृष्टि क्लियर है यहां तक? गुड। क्योंकि आर का वैल्यू चेंज होगा ना, ये डिस्टेंस चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे चार्ज ए से इंफिनिटी पे मूव करेगा तो डिस्टेंस चेंज होते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है और हमें पता है यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, क्योंकि दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू चेंज होता रहेगा तो यानी एक्सटर्नल फोर्स का भी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। यानी जिस एक्सटर्नल फोर्स के चलते हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं वो भी वेरिएबल है, और उस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। तो ये लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वही एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। हमें पता है ना, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। और R चेंज होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स के केस में कैसे वर्क डन निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। ये सब 11th में पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा छोटा वर्क डन निकालते जाएंगे और फाइनली सबको ऐड कर देंगे तो हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा, है ना। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो देखो हमें यही निकालना था ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। और ये वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के ही चलते वर्क डन निकाल रहे हैं ना, ये एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। और ये आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो ये आर से इंफिनिटी तक, है ना, आर से इंफिनिटी तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें ये वर्क डन मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो यहां पर, है ना, हमने माना ना ये प्लस क्यू हमने मान लिया पॉजिटिव है, ये स्मॉल क्यू भी मान लो पॉजिटिव है, तो दोनों ये इसको रिपेल करेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर राइट साइड में लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो अब ध्यान दो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में और हमारा चार्ज मूव कर रहा है राइट साइड में। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, चार्ज मूव कर रहा है राइट साइड में, यानी कि 180 डिग्री का एंगल है। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां से हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, दैट इज एफ एक्सटर्नल का वैल्यू लिख दो, कितना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री, है ना, डॉट प्रोडक्ट, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यही वाला फॉर्मूला यूज किए, तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, आर से इन्फिनिटी। कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, -1, तो ये एक माइनस का साइन बाहर लिख दो, कॉस 180 डिग्री माइनस होता है। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, सब इंटीग्रेशन के बाहर। वेरिएबल बचा कौन, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डी आर बाई आर स्क्वायर, बस इसको इंटीग्रेट करना है आर से इंफिनिटी तक। जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आ रहा है। यानी यहां तक नोट कर लो सृष्टि, ये सब नोट कर लो, नोट कर लेना तो बताना मुझे।
यहाँ तक नोट कर ली ना। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, है ना, आर का पावर -2 ऊपर +1 करेंगे, आर का पावर -1 बाई आर, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 बाई आर। कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट है आर, अपर लिमिट है इंफिनिटी। ठीक है, याद कर लो, ये सब बहुत फेमस इंटीग्रेशन है। जैसे कभी भी लिखा हो dx बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये सब याद कर लो, -1 बाई एक्स। लिखा हुआ है dy बाई वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई वाई। dr बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई आर, है कि नहीं। इसे बार बार फिजिक्स में देखने को मिलता है। तो यहां से देख लो क्या आ रहा है, ये माइनस साइन बाहर निकाल दो, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि माइनस का टेंशन हमारा खत्म हो जाए। तो ये आ गया ऐसे 1 बाई आर, है ना, माइनस निकाल कर हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, टेंशन खत्म। अब लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 1 बाई इंफिनिटी -1 बाई आर। और हमें पता है 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, किसी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड कर दो, 0 हो जाएगा। यानी 0 माइनस ये पूरा वैल्यू विल बिकम 0, 0 माइनस 1 बाई आर क्या होगा, -1 बाई आर। तो फाइनली देखो यहां से क्या आ रहा है, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। नोट कर लो इसको यहां तक। सृष्टि क्लियर है ना ये सब, गुड, नोट करो। इसको नोट करो, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, सॉल्व करो। ठीक है सृष्टि, है ना। अब देखो ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इंफिनिटी आ गया, दैट इज -k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। ये वैल्यू उठा के इसकी जगह पुट कर दो, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें। ये देखो यहाँ माइनस साइन था ना आगे, इसकी जगह इसको पुट कर दो, -k क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, k क्यू क्यू बाई आर। बस इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, पोटेंशियल मिल जाएगा, है ना। यहाँ q है ना, हमारा चार्ज का वैल्यू क्या था, q नॉट नहीं रहेगा यहाँ पे, ये q रहेगा। हमने जो चार्ज लिया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, q, तो यहाँ q लिख लेना। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बस इसकी जगह। वहां से देखो क्या आ रहा है, VA, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो VA का वैल्यू कितना आ रहा है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिए, k q स्मॉल q बाई r, दिस होल डिवाइडेड बाई स्मॉल q। ये स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, देयरफॉर पोटेंशियल एट a का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज k कैपिटल Q बाई स्मॉल r। ये याद रखना है, k कैपिटल Q बाई स्मॉल r। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक, नोट कर लो इसको। नोट कर लेना तो बताना मुझे। हो गया ना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, वहां लिख लेना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। शायद मेरे ख्याल से लिखवा भी दिया हूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये लिख लेना, है ना। जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक स्टार्ट किए थे ना वो, मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, वहां लिख लेना।
हाँ लिखा दिया था ना, हाँ गुड, ध्यान रखना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हमें कोई पॉइंट चार्ज गिवन है कैपिटल Q, तो इस पॉइंट चार्ज से किसी भी r डिस्टेंस पे, मान लो कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पे, या मान लो यहाँ पे पॉइंट A है तो इस पॉइंट A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज KQ बाई R। ध्यान रखना ये R क्या है, पोटेंशियल के फॉर्मूला में R डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था तो वहां पे R पोजीशन वेक्टर होता था, यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है, ये तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे ये R इज डिस्टेंस, लिख लेना इस बात को। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यानी ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा पोटेंशियल के केस में। लिख लो हेयर, है ना, हियर R इज द डिस्टेंस of point, distance of point A from source charge, है ना, जो हमारा चार्ज Q है। तो ध्यान रखना यहाँ पे R डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा फिजिक्स, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, तो जब भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके आसपास के रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, जब भी चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके आसपास के रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा। बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जरा एक बार ग्राफ देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चलते, देख लो ये, है ना, ये हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ है। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं ना, V वर्सेस R का ग्राफ है। और मान लो ये चार्ज कहाँ पे रखा है, ये मान लो प्लस Q चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे, प्लस Q चार्ज रखा है ओरिजिन पे। तो देख लो, इस ये फॉर्मूला लगा लो KQ बाई R। जब R बहुत छोटा होगा तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, इन्फिनिटी। जब R बहुत ज्यादा होगा तो पोटेंशियल बहुत कम होगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस साइड देख लो, इस साइड आ जाओ, तो यहां पे भी जब उल्टे साइड बढ़ेंगे, है ना, मान लो एक्स एक्सिस का बात कर रही है, आर क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, तो इस चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ो, तो आर तो डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, तो जब आर बहुत छोटा होगा तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा पॉजिटिव में, और जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा पोटेंशियल घटते जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के चलते उसके आसपास के रीजन में पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। और ऐसे ही एक ग्राफ बना लो नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना, वापस से पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ। अब ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके चलते पोटेंशियल क्या होगा, जब आर बहुत छोटा होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा, आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा पोटेंशियल घटता जाएगा, कोई दिक्कत, और ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सृष्टि क्लियर है ना यहां तक? गुड, नोट कर लो इसको। नोट कर लेना यहां तक तो बताना। हो गया ना, गुड। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो, एंड ई पोटेंशियल के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। याद रखना किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R।
इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? किसी चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये सब याद रखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ये सब फॉर्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म में फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये सब याद रहना चाहिए, है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड आउट द पॉइंट्स on the line joining two charges, on the line joining two charges plus q and minus 3q, where electric potential is zero, where electric potential is zero। ट्राई करो इसको, इस क्वेश्चन को रफ में ट्राई करना, ठीक है। जल्दी खुद से डायग्राम बनाओ, सोचो सब। है ना, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सोचो, डायग्राम बनाओ, ट्राई करो इसको। देखो यहाँ पे क्या चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू। और हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है, पता करना है कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होगा, कहाँ पर, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो पहले तो ये दोनों चार्ज बना लो। एक चार्ज हमें दे रखा है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हमें दे रखा है माइनस 3q, और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ ये लाइन है ना। हमें बताना है कि इस लाइन पर पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। कोई दिक्कत, इस लाइन पर किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। अच्छा, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन, देखता हूं एक मिनट। -3q है ना, a है ना, डिस्टेंस दे रखा है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, a दे रखा है, ठीक है। ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है ये भी हमें बता रखा है, ये है ना, डायग्राम में दे रखा था ये।
ये डिस्टेंस दे रखा है a, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है a। चलो इस क्वेश्चन को तो हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, लेकिन पहले ये याद करो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और हमने क्या क्या क्वेश्चन किया था? सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ जीरो होगा। तो मैंने बताया था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होता है। और हमें यह भी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होता है, तो जो छोटा वाला चार्ज होता है ना, छोटे वाले चार्ज के साइड में जो रीजन होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इन दोनों चार्ज के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं, क्योंकि प्लस चार्ज के चलते इधर होगा, माइनस चार्ज के चलते इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐड हो जाता है। तो ना ही इस रीजन में ना ही इस रीजन में, सिर्फ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें डायरेक्शन रोल प्ले करता है, डायरेक्शन का भी रोल है। सिंपल सा ट्रिक है, याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है। तो कभी भी अगर ऑपोजिट साइन का चार्जेस दे रखा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा ना उसके साइड वाले रीजन में, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हाँ, अगर दोनों सेम चार्ज दिया होता तब तो इन दोनों चार्ज के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। सीधे याद कर लो कि कभी भी ऑपोजिट साइन का चार्ज दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है? छोटे वाले चार्ज के साइड वाले रीजन में। ठीक है, यानी यहां पर। ये चलो रिवाइज करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दो, यहां पर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। अब हमें यह पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होगा। तो ध्यान से सुनना, मैं बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां नहीं जीरो होगा, यहां और यहां जीरो हो सकता है। तो ध्यान रखना इस बात को भी, ये ट्रिक है, पहले तो इसको याद कर लो फिर बाद में समझते रहेंगे कि जो छोटा वाला चार्ज होता है ना उसी के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा। कभी भी ऑपोजिट साइन का चार्ज दे दे, एक प्लस एक माइनस, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा है। जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा उसी के लेफ्ट और राइट वाले रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो जगह जीरो होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? पहले तो ये ट्रिक याद कर लो। ये ट्रिक याद हुआ कि नहीं ये बताओ पहले आपको। सृष्टि क्लियर है ना यहां तक? हेलो सृष्टि, रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है ना? गुड, याद रखना। ये दो ही कॉन्सेप्ट ही हैं। ये दो चार्ज वाला जो होता है, या तो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो है, या पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ जीरो है, या पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे तो जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके साइड वाले रीजन में जीरो होगा। ठीक, किस केस में? जब दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में क्या होगा? जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके लेफ्ट और राइट दोनों रीजन में पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, किस केस में? जब दोनों चार्ज का साइन ऑपोजिट है, उस केस में। ठीक है, अब देखो हम लोग मान लेंगे ना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे जीरो हो रहा है ना, उसको मान लो कि वो इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे। एक बार इधर x मान करके सॉल्व करेंगे, दिस इज केस 1। यहाँ पे दो केस बनेगा, एक बार x इधर मानेंगे, एक बार x इधर मानेंगे, बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से ऐसे मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हम लोग केस 1 ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन द चार्जेस, है ना। दिस इज आवर केस 1। केस 1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो सॉल्व कर लो, है ना।
इस पॉइंट पे पहले इसके चलते पोटेंशियल लिखो, फिर इसके चलते पोटेंशियल लिखो, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। और देखो हम लोग ये एक्स डिस्टेंस मेजर कहाँ से कर रहे हैं, छोटे वाले चार्ज से मेजर कर रहे हैं, यानी हमने अपने छोटे वाले चार्ज को क्या बना दिया, ओरिजिन बना दिया, है ना। ये छोटे वाले चार्ज को हमने ओरिजिन मान लिया, क्योंकि डिस्टेंस यहीं से मेजर कर रहे हैं ना, जहां से भी डिस्टेंस मेजर करते हैं जिस पॉइंट से, वो पॉइंट हमारा ओरिजिन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये छोटे वाले चार्ज के चलते एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज के इंटू स्मॉल क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स। ये बड़े वाले जो चार्ज है -3q, इसके चलते पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज के इंटू -3q, और इसका डिस्टेंस देख लो यहां से यहां तक कितना है, तो ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी a माइनस एक्स, लिख दो यहाँ पे a माइनस एक्स, और दोनों को ऐड कर दो, दोनों पोटेंशियल को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, जीरो आना चाहिए। सॉल्व कर लो यहाँ से, x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये देखो ये k कैंसिल हो जाएगा, q और q कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है ये k q लिखा हुआ है ना यहाँ, इसको सॉल्व करो फटाक से, देखो x का वैल्यू जीरो आएगा, है कि नहीं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, के क्यू बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3kq बाई ए प्लस एक्स, के क्यू से के क्यू कैंसिल, यहां से देख लो क्या आ रहा है, ए प्लस एक्स को उधर भेज दो, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना आ रहा है, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो यहां से देखो क्या आ गया, ये ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो यहां से क्या आ गया, 2x is equal to a, therefore x is equal to a by 2, है ना। एक आंसर आ रहा है x इक्वल टू a बाई 2 पे पोटेंशियल जीरो होगा। अरे यहाँ पे a माइनस एक्स है ना, ये मैं कहा यहाँ a माइनस एक्स है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स था ना ये डिस्टेंस, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये ऐड हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स, दैट इज 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू a बाई 4। तो एक तो हमें मिल रहा है कि ये प्लस क्यू चार्ज से लेफ्ट ये राइट साइड में a बाई 4 डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। ये हमने एक केस सॉल्व कर लिया, एक आंसर हमारा ये आ रहा है। सृष्टि क्लियर है ना यहाँ तक, हाँ गुड, है ना। ये देखो प्लस क्यू चार्ज से राइट साइड में, x हमने इधर माना था ना, तो ये x हमने ओरिजिन से इधर प्लस माना इस डिस्टेंस को, है ना। तो ये राइट साइड में a बाई 4 डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा। अब हम लोग केस 2 सॉल्व करेंगे, है ना। केस 2 में हम लोग मानेंगे, मैंने बताया था ना इस रीजन और इस रीजन में पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसको हमने ओरिजिन मान लिया। अब यहां से, है ना, मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको x भी बोल सकते हैं या कुछ और बोल दो, इसको x डैश बोल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, x हमने पहले यूज कर लिया था ना। प्लस क्यू से लेफ्ट साइड में x डैश डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, हमने मान लिया, ठीक है। तो हम यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, तो ये हमारा ओरिजिन है, ये केस 2 है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो on the left of plus q charge,
ऑन द लेफ्ट ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ से देख लो ये प्लस क्यू चार्ज के चलते इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज के क्यू बाई एक्स डैश। और ये माइनस 3q चार्ज के चलते क्या होगा, तो ये पूरा अब ऐड हो जाएगा ना, माइनस 3q से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी a प्लस एक्स डैश। हाँ आ रहा है ना a बाई 2, गुड। तो ये माइनस 3q के चलते क्या हो जाएगा पोटेंशियल, k इंटू माइनस 3q बाई a प्लस एक्स डैश। अब हमें पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो और ये जीरो के बराबर आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है के क्यू बाई एक्स डैश इज इक्वल्स टू 3kq बाई ए प्लस एक्स डैश। के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से देख लो क्या आ रहा है, ए प्लस एक्स डैश बाई एक्स डैश इज इक्वल टू 3। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस एक्स डैश इज इक्वल्स टू 3x डैश। यहाँ से आ रहा है 2x डैश इज इक्वल टू a, देयरफॉर x डैश इज इक्वल्स टू a बाई 2। एक और आंसर मिल गया, दैट इज प्लस q से a बाई 2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में। अब वहां पे भी पोटेंशियल जीरो होगा। तो ध्यान रखना पोटेंशियल के केस में थोड़ा सा हमें संभल जाना है। जब भी ऑपोजिट साइन का चार्जेस दे रखा होगा ना, ठीक है, देखो इस बात को समझो, जब भी ऑपोजिट साइन का चार्जेस दे रखा होगा ना तो पोटेंशियल दो जगह जीरो होगा। जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके लेफ्ट में और राइट में। हाँ अगर दोनों सेम साइन का चार्ज दे दिया, अगर दोनों चार्ज सेम साइन का हो जाएगा, जैसे मान लो दोनों प्लस हो गया या दोनों माइनस हो गया, तब तो आसपास के रीजन में कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं पाएगा। अगर दोनों प्लस हो जाएगा तो इसके चलते भी आसपास के रीजन में पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके चलते भी आसपास के रीजन में पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों ऐड होता रहेगा तो कभी जीरो नहीं होगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो इसके चलते आसपास के रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल, इसके चलते भी नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव 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 ही आएगा। तो कभी भी अगर सेम साइन का चार्ज दे रखा होगा ना तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। पोटेंशियल तभी जीरो होगा जब ऑपोजिट साइन का चार्जेस होगा। और जब भी ऑपोजिट साइन का चार्जेस होगा तो जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उसके लेफ्ट और राइट में पोटेंशियल जीरो होगा। दो केस बनेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा दो केस बनाना पड़ेगा। कब, जब ऑपोजिट साइन का चार्ज होगा तब। ध्यान रखना है इसको। सृष्टि क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, वेरी गुड। अब देखो ये अभी हमने क्या पढ़ा कि हम लोग एक पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल निकाल रहे थे। अब हमें सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखा होगा, है ना, ढेर सारा चार्जेस होगा। अब वो चार्जेस दो टाइप से हो सकता है, या तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हेडिंग दो। नेक्स्ट इज electric potential due to a system of charges. Electric potential due to a system of charges. Heading दो, electric potential due to a system of चार्जेस। नोट करें नहीं आता, हेडिंग दे दी ना। गुड। अब देखो दो टाइप का चार्ज सिस्टम हो सकता है हमारे पास। सिस्टम ऑफ चार्ज कह रहा है ना, तो या तो हमारे पास ऐसा सिस्टम हो सकता है कि ढेर सारा डिफरेंट पॉइंट चार्ज एक ही जगह पे, Q1 Q2 Q3 है ना, Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9, ऐसा ढेर सारा चार्ज हमें एक रीजन में दे रखा है और ये सब डिफरेंट पॉइंट चार्ज है। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट। ये सब
है ना, पता रहना चाहिए। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोला जाता है? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ढेर सारा पॉइंट चार्ज प्रेजेंट हो किसी जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डैश 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 Qn, ऐसा ढेर सारा चार्ज हो, है ना, पॉइंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हमें सीखना है कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा, ये सब नोट मत करो अभी, बस समझते जाओ। दूसरा हमें समझना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, या तो वायर पे स्प्रेड हो सकता है, या रॉड पे स्प्रेड हो सकता है, या रिंग पे स्प्रेड हो सकता है, या डिस्क पे स्प्रेड हो सकता है, या स्फीयर पे स्प्रेड हो सकता है यूनिफॉर्मली, है ना। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या तो लेंथ पे, या तो एरिया पे, या फिर वॉल्यूम में। इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उसके चलते भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे मान लो हमें ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये Q1, Q2, Q3 चार्ज है, इसके चलते हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो इन तीनों चार्ज का इस पॉइंट P से कुछ डिस्टेंस होगा ना, दैट इज, मान लो पहले वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस है R1, दूसरे वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस है R2, तीसरे वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस है R3। तो पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी को लिखने का तरीका होता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, पोटेंशियल दैट इज summation of potential at any point due to discrete charge distribution is summation of KQI by RI, जहां पे ये I 1 से N तक वैरी करेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे N मैक्सिमम नंबर है चार्ज का, समेशन मतलब एडिशन होता है, ये सब पता है ना सृष्टि? क्लियर है ना यहाँ तक? नोट कर लो इसको। सृष्टि क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, नोट करो। और हमें यहाँ पे पता है K कांस्टेंट है ना, तो K को हम लोग समेशन के बाहर भी निकाल सकते हैं चाहे तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल टू, K कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, दैट इज समेशन ऑफ QI बाई RI। ये I का वैल्यू 1 से N तक वेरी करेगा, I का वैल्यू 1 से N तक वेरी करेगा। नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया ना? चलो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो हमें दे रखा है, क्वेश्चन है find the potential due to given charge distribution at the center of square, है ना। स्क्वायर के सेंटर पे बताना है पोटेंशियल कितना होगा। तो ये हमें स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर के साइड का लेंथ हमें बता दिया है 5 मीटर,
है ना, और ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज का वैल्यू हमें बता रखा है, ये बता रखा है +4 कूलम, यहाँ पर है -2 कूलम। इसके बाद यहाँ पे है +3 कूलम और यहाँ पे है -5 कूलम। ठीक है, इस तरीके से चारों कॉर्नर पे चार्ज दे रखा है। स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, जल्दी से बताओ कितना होगा। स्क्वायर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। बताओ कितना आंसर आ रहा है यहाँ से। सृष्टि कितना आंसर आ रहा है? हाँ? इसमें देखो, अच्छा ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इधर देखो, हमें ये सेंटर पॉइंट पे बताना था ना पोटेंशियल, तो सारे चार्ज के चलते ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना था यहाँ पे। अब देखो हमें पता है ना, हर एक चार्ज का डिस्टेंस ये सेंटर से सेम ही होगा। ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि ये स्क्वायर के सेंटर का पॉइंट है ना, तो सारा चार्ज सेम डिस्टेंस पे होगा। तो देख लो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, दैट इज K इंटू, जो फॉर्मूला है हमारा, K इंटू समेशन QI/RI। अब हमें दिख रहा है ये कि R भी कांस्टेंट है, सारे चार्ज का डिस्टेंस सेम था सेंटर से, तो ये R भी कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग इस R को भी समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो बचा क्या, बस समेशन QI, यानी कि सारे चार्ज को ऐड कर दो। ऐड करो तो +4 -2 +3 -5, चारों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, K/R इंटू सारे चार्ज को ऐड कर दो, 4 -2 +3 -5, सबको ऐड करने पे 0 आ जा रहा है, यानी आंसर 0 होगा। आपको ये R कैलकुलेट ही नहीं करना था, क्योंकि सारा चार्ज सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो हर एक चार्ज के चलते हर एक चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालना इजी हो गया, क्यों, सबका डिस्टेंस सेम है। तो ये R कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको हम लोग समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। K/R बचा क्या, समेशन QI, यानी सारे चार्ज को ऐड कर दो, सारे चार्ज को ऐड किए तो 0 आ गया। 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। क्लियर है ना यहाँ तक? सृष्टि क्लियर है ना? गुड, वेरी गुड, है ना। देखो अभी के क्लास में ना यही तक रखते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, वो जो वर्क डन सब बताया था आज के क्लास के स्टार्टिंग में, उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग रिंग के चलते, स्फीयर के चलते, डायपोल के चलते, इन सब के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लियो तो लीव कर सकती हो मीटिंग।
वेलकम।